बंगाल चुनाव के बीच अप्रैल में किए गए एक और बड़े ओपिनियन पोल में बहुत बड़ा खुलासा कर दिया गया है। खुलासे में भाजपा का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं टीएमसी जबरदस्त सीटों से बंगाल में फिर से सत्ता हासिल करने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में कांग्रेस ने भाजपा को सभी सीटों पर हरा दिया है और वाराणसी में क्लीन स्वीप कर दिया है। इस हार के बहुत बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। जी हाँ, 12 अप्रैल को हुए इस सर्वे में 294 सीटों के लिए सर्वे किया गया, जिसमें लगभग 7,000 लोगों ने भाग लिया। इसमें 80% लोगों ने टीएमसी को 203 और भाजपा को 73 सीट मिलने का अनुमान जताया है। तो वहीं 4% लोगों ने भाजपा को 123 और टीएमसी को 137 सीट मिलने का अनुमान जताया है। 8% लोगों का मानना है कि भाजपा 185 और टीएमसी को 89 सीटें मिलेंगी। तो वहीं 5% का मानना है कि भाजपा को 142 और टीएमसी को 148 सीटें मिलेंगी। इससे पहले भी कई ओपिनियन पोल कई बड़ी कंपनियों ने किए थे, जिसमें टीएमसी को क्लियर मेजोरिटी मिलते हुए दिखाई दिया जा रहा था। और अब इस ओपिनियन पोल से साफ हो गया है कि बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक पोल के आंकड़ों को देखा जाए तो हर बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को क्लियर मेजोरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे तो यही लगता है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी एक बार फिर जीत कर बंगाल में फिर से जीत का परचम लहराएगी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के ही गढ़ वाराणसी क्षेत्र में कांग्रेस ने बीजेपी को जबरदस्त शिकस्त दी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में 12 अप्रैल को रिजल्ट आया, जिसमें कांग्रेस छात्र शाखा एनएसयूआई ने सभी पदों पर जीत दर्ज की है। वहीं इस चुनाव में बीजेपी की एबीपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के कृष्ण मोहन शुक्ला, उपाध्यक्ष पद पर अजीत कुमार चौबे, महामंत्री पद पर शिवम चौबे और पुस्तकालय मंत्री आशुतोष कुमार मिश्र चुने गए हैं। आपको बता दें, एनएसयूआई ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के एबीवीपी के सभी उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की है। वहीं जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर ने कहा है कि युवाओं ने बीजेपी को करारा जवाब दिया और स्पष्ट किया है कि वो एक और परिवर्तन चाहते हैं। आपको बता दें, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सबसे अधिक ब्राह्मण छात्रों की संख्या रहती है। ऐसे में इस चुनाव में कांग्रेस की एकतरफा जीत के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। एनएसयूआई ने ऐसे समय में जीत का परचम लहराया जब यूपी में पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं और 1 साल बाद सूबे में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की मेहनत का ही नतीजा है कि छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई को विजय हासिल हुई है। इस जीत के बाद पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस में एक नया जज्बा और उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने बंगाल चुनाव को लेकर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाजपा चुनाव में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि भाजपा मेरे चैट को अपने नेताओं की बातों से ज्यादा गंभीरता से ले रही है। उन्हें ज्यादा उत्साहित होने के बजाय साहसपूर्ण ढंग से मेरे चैट को देखना चाहिए। मैंने कहा है और मैं फिर भी दोहरा रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 100 से भी ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी कुछ स्थानों पर है। यह टीएमसी के लोकल लीडर्स के खिलाफ है, जिसे पार्टी ने पिछले 1 वर्ष में दूर करने की कोशिश की है। ममता के खिलाफ असंतोष नहीं है, वह अब भी बंगाल के सबसे लोकप्रिय नेता है। हमारा फॉर्मूला है कि कम से कम 45% वोट लेने हैं। जो भी बंगाल को समझता है बताएगा कि तृणमूल और ममता के पक्ष में महिलाएं बड़ी संख्या में निकल कर आ रही हैं। मैंने 8 से 10 साल के अनुभव में किसी महिला को इतना लोकप्रिय नहीं देखा है जितना ममता है। मेरा आकलन है कि ममता बनर्जी जीत रही हैं, बड़े मार्जिन से जीत रही हैं। बीजेपी ताकतवर है, इससे इनकार नहीं करता, लेकिन मैं किसी को कम करके नहीं आंकता हूँ। मुझे लगता है कि आपको अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी को हमारे जैसे साधारण शख्स की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी एक फैक्टर है, यहाँ पर जो ध्रुवीकरण है वह एक फैक्टर, दलित समाज के लोगों में से एक बड़ा फैक्टर
बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और हिंदी भाषियों की बीजेपी पर बड़ी पकड़ है, यह भी एक फैक्टर है। जो भी पार्टी 10 साल सत्ता में रहेगी उसके खिलाफ कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी रहेगी। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह काम है यह समझना है कि एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ है, या लोकल लीडर के खिलाफ है, क्या पार्टी खिलाफ है या ममता बनर्जी के खिलाफ है। कुछ पॉकेट में इसके अलावा भी लोग गुस्से में हो सकते हैं। इसके बाद भी जितने भी फैक्टर कंसीडर करें तो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की आज भी सबसे कद्दावर नेता हैं। हम लोगों का यह फार्मूला है कि कम से कम 45% वोट लेना है। महिला वोटर से एक तरफ का एडवांटेज टीएमसी को खास तौर पर दिख रहा है। बड़ी संख्या में महिला निकलकर वोट कर रही हैं। क्लब हाउस में पब्लिकली बात हुई है, मैंने उसमें ऑफिशियल यह कहा है कि हम वही बात यहाँ पर कर रहे हैं जो अदरवाइज पब्लिकली कहेंगे। एक मैनेजर के तौर पर मेरी अपना तरीका है कि मेरे खिलाफ कंपटीशन है, मैं कम करके नहीं आंकता हूँ। मेरी रणनीति यही बताती है कि हमें अपने विरोधी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मुझसे पूछा जाता है कि आप चुनाव का संचालन कैसे करते हैं, तो मेरा यह कहना है कि हम वह सारे काम करते हैं जिससे चुनाव जीतने में मदद मिले। हर वह चीज जो पार्टी और लीडर समझते हैं मैं उसमें उनकी मदद करता हूं। तो वहीं दूसरी तरफ आसाम इलेक्शन में मतगणना में हेरी फेरी का डर, इसलिए एजीएम ने वीडियोग्राफी की मांग की है। जी हां, असम में कांग्रेस नीति विपक्ष महाजोत के घटक दल आंचलिक गढ़ मोर्चा यानी कि एजीएम ने रविवार को चुनाव आयोग से राज्य में 2 मई को होने वाली वोटों की गिनती की वीडियोग्राफी कराने की अपील की है। एजीएम के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य अजीत कुमार भुइया ने आयोग को लिखे पत्र में कहा कि आयोग को विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान राज्य की नौकरशाही पर निर्भर होना पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि इस बात की चिंता है कि कर्मचारियों के कुछ वर्ग सत्तारूढ़ बीजेपी के पक्ष में काम करते हुए वोटों की गिनती में हेरफेर कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मतगणना को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए मैं चुनाव आयोग से निर्वाचन का संचालन नियम 1961 के अनुसार ऐसे सभी संभव कदम उठाने और समय समय पर आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जाने का अनुरोध करता हूं। असम विधानसभा में 126 सीटें और राज्य में 3 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव 6 अप्रैल को समाप्त होंगे और 2 मई को आने वाले नतीजों की तैयारी की जा रही है। पहले चरण में 12 जिलों की 47 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए और दूसरे चरण में 13 जिलों के 39 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 1 अप्रैल को हुआ। तीसरे चरण में 12 जिलों की 40 विधानसभा सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान हुआ। इस बार विधानसभा में चुनाव के लिए कांग्रेस ने एआईयूडीएफ और बीडीएफ के साथ गठबंधन किया है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता के फिर से बिगड़े बोल जमकर वायरल हो रहा है। जी हां, पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार कई मायने में महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार चौथे चरण की वोटिंग में कूच बिहार के शीतलकुची में हुई हिंसा पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने आपत्तिजनक बयान दे दिया है। इससे ठीक बाद पार्टी के एक और नेता ने इस मुद्दे पर विवादित बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी का राहुल सिन्हा ने कोच बिहार हिंसा को लेकर कथित तौर पर कहा कि यहां 4 नहीं बल्कि 8 लोगों को गोली मारना चाहिए था। हबरा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी राहुल सिन्हा सोमवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शीतलकुची में 4 नहीं बल्कि 8 लोगों को गोली मारनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने 4 लोगों को गोली क्यों मारी। इसके पीछे कारण यह कि एक पोलिंग बूथ पर 18 साल का युवक भाजपा को समर्थन कर रहा था, जिसकी गोली मौत के घाट उतार दिया गया और उसकी नेता ममता बनर्जी हैं। इतना ही नहीं, रैली में राहुल सिन्हा ने आगे कहा कि केंद्रीय बलों ने कूच बिहार में सही एक्शन लिया। उन्होंने आगे कहा कि यदि ऐसा फिर होता है तो केंद्रीय बल फिर ऐसे ही जवाब देंगे। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। जी हां, पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के त्रिपुरा में जनजाति परिषद चुनाव में भारी नुकसान होता दिख रहा है। आपको बता दें, यहाँ भगवा पार्टी आईपीएफटी स्वदेशी पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है। त्रिपुरा की महत्वपूर्ण ऑटोनॉमस जिला परिषद चुनाव में एक नया संगठन उभरता दिख रहा है। यहाँ TIPRA यानी कि द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस 28 सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की है। वहीं सिर्फ 7 पर भाजपा और उसके सहयोगी को जीत मिली है। TIPRA की अगुवाई में त्रिपुरा रायल्स प्रद्योग माणिक के देव बर्मन कर रहे हैं, जिन्होंने सितंबर में कांग्रेस की राज्य इकाई से इस्तीफा दे दिया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र का बोलबाला चल रहा है, जबकि राष्ट्रवाद के नाम पर पूंजीवाद लगातार देश में पसर रहा है। बीजेपी ने सत्ता को बाजारू बनाकर लगातार झूठ बोलते हुए भावनाओं
जनताओं को ठग रही है, जिस कारण से जनता बीजेपी की राजनीति से भरोसा खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले इतना झूठ किसी सत्ता में नहीं बोला गया। बात खाते में 15 लाख आने की हो, या हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने की हो, या फिर नोटबंदी के बाद 50 दिनों का समय देने की हो, या फिर किसानों की आमदनी दोगुना करने को, या फिर हिमाचल सरीखे प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में पहले केंद्रीय नेता नितिन गडकरी द्वारा हिमाचल में 69 NH बनाने की घोषणा हो, या फिर हमीरपुर के सांसद शरीक स्मारक, सी प्लेन, एरोप्लेन और रेलवे लाइन के झूठे सपने दिखाने की बात हो। सरकार ने हर मोर्चे पर ऊपर से नीचे तक जनता से सिर्फ झूठ और झूठ बोला है, जिसके कारण देश की जनता का सियासत से भरोसा उठ गया है।